करण गुलेरिया की बातों से साफ जाहिर था कि अनिका ने उन्हें बता दिया था कि अनिका ही उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी। मयूर और आकाश समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी खुशखबरी जानने के बावजूद करण गुलेरिया को जीने की चाहत क्यों नहीं हो रही थी। करण गुलेरिया के पास खड़ी अनिका ने धीमी आवाज में करण गुलेरिया से पूछा, इतने सालों बाद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मुझे पता चली है। मुझे मेरे पिता मिल गए, मगर शायद ये आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं है। ये खबर जानने के बावजूद आपको जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा है। अनिका की बात सुनने के बाद करण गुलेरिया ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाते हुए अपने कांपते हुए हाथों से अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे गलत मत समझना, मगर मुझे अभी जाना होगा। ये बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है, तुम मेरी ही औलाद हो। स्वाति ने मुझे धोखा नहीं दिया था, मगर यकीन मानो, इस बात की जितनी मुझे खुशी है, उससे कहीं ज्यादा इस बात को सोच सोच कर मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैंने अपने साथी पर विश्वास कैसे नहीं किया। कैसे सोच लिया कि वो मुझे धोखा दे सकती है। मुझे ये कदम सालों पहले उठा लेना चाहिए था। स्वाति वहां अकेली होगी, मुझे भी उसके पास जाना होगा। इतने साल स्वाति ने अकेले ही बिताए होंगे। मौत के बाद की दुनिया का नाम तो मुझे नहीं पता, मगर उस दुनिया में मेरी स्वाति अकेली है, सालों से अकेली। और मुझे उसके पास जाना है, उससे माफी मांगनी है। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मेरी स्वाति मुझे धोखा दे सकती थी। नहीं होंगी उसकी भी कोई मजबूरियां, जो इस तरह अचानक ही मुझे छोड़ के चली गई। जरूर कोई ऐसी बात होगी जो उस वक्त मुझसे नहीं शेयर कर पाई होगी। ऊपर जाकर उससे पूछूंगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उससे इतना प्यार करने के बावजूद मेरे साथ जिंदगी नहीं बिता पाई। करण गुलेरिया की बातें सुनकर आकाश, मयूर और अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। आकाश घुटनों के बल करण गुलेरिया के बिल्कुल पास बैठ गया और उनकी छाती पर हाथ रखकर कहने लगा, करण अंकल, अनिका आपकी बेटी है। आप ही को उसे संभालना है। इतना बड़ा बोझ मेरे कंधे संभाल नहीं पाएंगे। मैं जो कुछ भी सीखा हूँ वो आपसे ही सीखा हूँ। अगर आप चले जाएंगे तो मैं ये सब कुछ अकेले संभाल नहीं पाऊंगा। आकाश की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर करण गुलेरिया ने आकाश के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखकर कहा, बेटा, इतना याद रख, इतने सालों तक मैं जिंदा लाश बन कर रहा हूँ, मगर आज जब ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ तो मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। ना किसी के लिए कोई बदले की भावना, और ना कोई अधूरी इच्छा। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर जा रहा हूँ, इससे अच्छा मेरी जिंदगी का अंत हो ही नहीं सकता था। अनिका की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। अनिका नहीं जानती थी कि जब वो ये खबर करण गुलेरिया को सुनाएगी कि वो उनकी बायोलॉजिकल औलाद थी, तो कहीं न कहीं ये खुशखबर ही करण गुलेरिया के जिंदगी की अंत का कारण बन जाएगी। आज इतने सालों बाद अनिका की मुलाकात अपने पापा से हुई थी, मगर बहुत जल्द अनिका और उसके पापा के बीच जिंदगी और मौत की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होने वाली थी। अनिका ऐसा नहीं होने दे सकती थी। जिस पापा के प्यार के लिए अनिका बचपन से लेकर अब तक तरसती रही, उस पापा का साया अनिका के माथे पर पड़ते ही वो छीनते हुए नहीं देख सकती थी। मयूर और आकाश के भी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मयूर और आकाश ने बचपन से ही द मोस्ट पावरफुल करण गुलेरिया के किस्से सुने थे, मगर आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा आइडल बिस्तर पर पड़ा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। करण गुलेरिया का चेहरा बिल्कुल सूख चुका था और शरीर के अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी। जिसको हमेशा से गुलेरिया परिवार का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था, आज बिल्कुल बेबस और बेसहारा लग रहा था। मयूर और आकाश चाह कर भी करण गुलेरिया की मदद नहीं कर पा रहे थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि किस तरह से वो करण गुलेरिया के अंदर जीने की चाहत जगा पाए। तभी रोती हुई आवाज में मयूर करण गुलेरिया से कहने लगा, देखिए अंकल, अगर आप चले गए ना, तो इतना याद रखिएगा कि मैं
आपके बेटे को बहुत परेशान करूंगा। उसे इतना परेशान करूंगा कि उसे अपने पापा की याद आएगी। और जब उसे अपने पापा की याद आएगी, तब अगर आप उसके साथ नहीं रहोगी तो जरा सोचिए क्या हालत होगी आपके बेटे की। मयूर की बात सुनकर आकाश भी फूट फूट कर रोने लगा। आकाश गुलेरिया हमेशा काफी काम और कंपोज्ड रहता था। कभी आकाश के चेहरे पर किसी ने ज्यादा इमोशंस देखे नहीं थे, मगर आज आकाश पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। मयूर की बात सुनते ही आकाश भी करण गुलेरिया से कहने लगा। जरा सोचिए, अगर आपके चले जाने के बाद गुलेरिया परिवार की सारी जायदाद मैंने हड़प ली, तो आपकी बेटी को अपने सारे अधिकारों से दूर कर दिया, तो क्या होगा उसका? आकाश के मुख से जब ये सारी बातें निकल रही थी, तब उसकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे और बहे जा रहे थे। करण गुलेरिया ने आकाश और मयूर दोनों की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ तुम दोनों ऐसा कभी नहीं करोगे। अपने चाचा की बात सुनते ही मयूर और आकाश छोटे बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रोने लगे। आकाश और मयूर दोनों अपने अंकल से रिक्वेस्ट करने लगे। प्लीज अंकल, हमें छोड़कर मत जाइए, वी नीड यू, प्लीज अंकल। मगर करण गुलेरिया एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, मगर मुझे जाना होगा। मुझे जल्द से जल्द किसी के पास जाना है, उससे माफी मांगनी है। तभी अचानक अनिका की आवाज मयूर और आकाश के कानों पर पड़ी। अनिका ने बड़ी ही सख्त आवाज में मयूर और आकाश से कहा, मुझे कुछ देर इनसे अकेले में बात करनी है। जब मयूर और आकाश ने पास खड़ी अनिका को देखा, तब अनिका बिल्कुल इमोशंसलेस करण गुलेरिया के बिस्तर के पास खड़ी थी। अनिका की आंखों में ना कोई आंसू था और ना ही कोई नमी थी। आकाश ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अनिका बचपन से करण गुलेरिया के साथ नहीं रहती थी। बस कुछ ही दिनों का संबंध था उन दोनों का। हो सकता है अनिका करण गुलेरिया के साथ इमोशनली अटैच न हुई हो, और इसी वजह से शायद जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे करण गुलेरिया को देखकर भी अनिका के मन में कोई इमोशंस नहीं जाग रहे थे। आकाश जानता था कि अनिका करण गुलेरिया की बेटी थी, इसलिए इस वक्त अनिका की बात मानने के अलावा आकाश गुलेरिया के पास और कोई रास्ता नहीं था। आकाश एक हाथ से मयूर को सहारा देते हुए ऑपरेशन थिएटर के बाहर ले जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर एक आखिरी बार आकाश ने मुड़कर ऑपरेशन टेबल पर लेटे करण गुलेरिया की ओर देखा। अनिका धीरे से चल के उनके टेबल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। अनिका ने करण गुलेरिया से कहा, काफी प्यार करते हैं आप अपने दोनों भतीजों से। इस बात पर हताश होते हुए करण गुलेरिया ने भारी आवाज में अनिका से कहा। अगर मैं एक बाप होने का फर्ज निभा नहीं पाया, इस बात का मुझे अफसोस है। अनिका ने बड़ी सख्ती से ऑपरेटिंग टेबल पर पड़े करण गुलेरिया की ओर देखा और कहा, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। ये कहने के बाद अनिका झुककर करण गुलेरिया के कान में कुछ कहने लगी। जब अनिका की बात पूरी हुई तो करण गुलेरिया हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगे। ऑपरेटिंग थिएटर का दरवाजा बंद होने से पहले आकाश गुलेरिया ने करण गुलेरिया के मुख से निकलती एक बात सुनी। करण गुलेरिया ने अनिका से कहा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या ये सच है? कुछ मिनटों तक आकाश और मयूर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े अनिका का इंतजार करते रहे। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और कुछ लोग करण गुलेरिया को एक स्ट्रेचर पर बाहर ले आए। करण गुलेरिया की आंखें बंद थी और उनके शरीर को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके शरीर में जान बाकी नहीं थी। लाल लाल आंखों से आकाश स्ट्रेचर के ठीक पीछे खड़ी अनिका को देखने लगा। तभी मयूर अनिका के पास जाकर अनिका से पूछने लगा, क्या हुआ है करण अंकल को? क्या करण अंकल? इससे पहले मयूर गुलेरिया अपनी बात पूरी करता, अनिका ने मयूर की बात काटते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है उन्हें, वो अभी जिंदा है। आकाश ने राहत की सांस लेते हुए अनिका से कहा, तो क्या ये अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं?
अनिका ने अपनी नजरें झुकाते हुए आकाश से कहा, ऐसा नहीं कह सकते। अभी मैंने उन्हें 2 इंजेक्शन दिए हैं। फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, मगर इनका शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका है। कितना ही ताकतवर शेर क्यों न हो, मगर उसका शरीर जब जवाब दे जाता है तब उसके शेर होने की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इन्हें कुछ दिन आराम करना होगा। इतना याद रहे कि इन्हें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस न हो पाए। आकाश ने बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखकर पूछा, तो क्या मैं ये समझूं कि अब करण अंकल खतरे से बाहर हैं? अनिका ने आकाश की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ऐसा तो तुम किसी हेल्दी नौजवान के बारे में भी नहीं कह सकते। वैसे मैं तुम्हें कुछ मेडिसिनल रेसिपी लिख देती हूँ। कुछ दिनों तक लगातार इन्हें सिर्फ यही खिलाया जाए और ध्यान रहे और कोई भी चीज इनके शरीर के अंदर ना जा पाए। कुछ वक्त के लिए इनकी जिंदगी से खतरा टला रहेगा। आकाश अनिका की बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। आकाश ने अनिका से पूछा, और कुछ वक्त के बाद क्या होगा? अनिका ने स्ट्रेचर पर पड़े करण गुलेरिया की ओर देखते हुए कहा, अगर मेरी कही हुई रेसिपी और प्रिकॉशंस तुमने फॉलो किए तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे ट्रीटमेंट के पूरे होने के बाद ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार पाएंगे। किस्मत में लिखी जिंदगी जरूर जिएंगे वो। ये कहने के बाद अनिका अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने लगी। कुछ देर फ़ोन में टाइपिंग करने के बाद अनिका ने वो पूरा नोट आकाश के फ़ोन पर फॉरवर्ड कर दिया। जब आकाश ने अनिका के लिखे हुए मेडिसिनल रेसिपीज और देखभाल करने की नियम पढ़े तो आकाश ने अनिका से कहा, मैं अभी कुछ और लोगों को अंकल की देखभाल के लिए लगा देता हूँ, जो फ्रेश मेडिसिनल रेसिपी अंकल को बना कर देंगे। तुमने जो कुछ भी लिखा है वो सब फॉलो होगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। करण गुलेरिया को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अनिका, मयूर और आकाश भी हॉस्पिटल स्टाफ के साथ करण गुलेरिया के स्पेशल वार्ड में दाखिल हुए। तीनों बिस्तर पर लेटे करण गुलेरिया को देखने लगे। तभी मयूर ने अनिका से पूछा, क्या तुम यहीं पर रहकर इनकी देखरेख नहीं कर पाओगी? अनिका बिना मयूर को देखे ही बड़ी सख्ती से जवाब देते हुए कहा, लोगों की देखभाल करना मुझे नहीं आता। ये कहकर अनिका करण गुलेरिया के वार्ड से बाहर जाने लगी। आकाश ने जा रही अनिका को रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? तुम कुछ देर तो रुक जाओ। अभी अभी अंकल को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कुछ देर अगर उन पर नजर रखती हो तो अच्छा होता। आकाश के सवाल पर अनिका ने बिना मुड़े ही अपनी पीठ दिखाते हुए आकाश की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने उनकी सारे रिपोर्ट्स पर नजर डाल दी है। राइट नाउ हिज कंडीशन इज क्वाइट स्टेबल। मुझे अभी बूढ़े बाबा को देखने जाना होगा। ऑपरेशन के बाद उनके कंडीशन पर भी नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अनिका की बात भी ठीक थी। ऑपरेशन होने के बाद गुलेरिया परिवार में जो कुछ भी हुआ था, लोगों का ध्यान बूढ़े बाबा से पूरी तरह हट गया था। मगर अनिका रोज हॉस्पिटल स्टाफ के साथ कांटेक्ट बनाकर बूढ़े बाबा के कंडीशन के बारे में जानकारी ले लिया करती थी। बूढ़े बाबा लाइफ केयर हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जनरल वार्ड में एडमिट थे। अनिका उनके वार्ड में जाकर उनके रिपोर्ट्स एक के बाद एक चेक करने लगी। बूढ़े बाबा के इलाज में अभी थोड़ा वक्त और लगने वाला था। उनके पागलपन का इलाज करना इतना आसान नहीं था, मगर अनिका की उम्मीदें कायम थीं। मयूर जनरल वार्ड के बाहर खड़ा अनिका का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनिका बाहर आई, मयूर अनिका को लेकर गुलेरिया हाउस चला गया। अनिका सीधे अपने बेडरूम में गई। वहां नन्हा सा आर्यन स्टडी टेबल पर बैठकर हमेशा की तरह अपनी मैथ वर्कशीट को लेकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। अनिका को बेडरूम में आता हुआ देखकर आर्यन ने मुड़कर अनिका को देखा और पूछा, मॉम, क्या बहुत जल्द मुझे श्रेया मासी को श्रेया मामी कहकर बुलाना होगा? अनिका आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर शॉक हो गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। रियल वॉइस में एपिसोड